Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing good. In this video, we are going to talk about internet security controls. Well, अगर आपने इससे पहले मेरी पहली दो videos of the series How the Internet Works अगर आपने वो देख ली हैं तो now you have a high level understanding कि किस तरह से information communicate हो रही है over the internet. Now it's time to dive into some fundamental security controls जो हमें protect करते हैं from attackers. Well, bugs को effectively hunt करने के लिए you often need to come up with creative ways कि किस तरह से इन controls को bypass किया जा सके. But उन्हें bypass करने से पहले you must have some solid understanding of how these things work. So the agenda for today's video is content encoding, session management, HTTP cookies, token-based authentication, JSON web tokens, and the same origin policy. So starting with content encoding, data जो HTTP requests and responses में transfer हो रहा होता है वो हमेशा प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं होता. वेबसाइट्स अपने मैसेजेस को इनकोड करती हैं डिफरेंट वेज में टू प्रिवेंट डेटा करप्शन. डेटा इनकोडिंग को यूज़ किया जाता है टू ट्रांसफर बाइनरी डेटा फ्रॉम वन मशीन टू अनदर. करेक्टर्स जो यूज़ होते हैं इनकोडिंग में वो बेसिकली आम कॉमन करेक्टर्स ही होते हैं. जब हम इनकोड करते हैं अपने कंटेंट को यूजिंग कॉमन इनकोडिंग स्कीम्स यू कैन बी कॉन्फिडेंट कि आपका डेटा जो है जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो वो सेफ होगा, वो करप्टेड नहीं होगा. लेकिन जब आप अपने डेटा को इनकोड नहीं करते, उसे ओरिजिनल स्टेट में ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका डेटा जो है वो करप्ट हो सकता है, आपका डेटा स्क्रू अप हो सकता है जब इंटरनेट प्रोटोकॉल्स मिस इंटरप्रेट करते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स इन द मैसेजिंग. अगर हम देखें कुछ कॉमन इनकोडिंग मेथड्स, बेस 64 है, हेक्साडेसिमल है, यूआरएल इनकोडिंग है. बेस 64 इनकोडिंग सबसे ज़्यादा कॉमन वे है डेटा को इनकोड करने का. इसको अक्सर यूज़ किया जाता है टू ट्रांसपोर्ट इमेजेस एंड इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन विद इन वेब मैसेजेस. बेस 64 इनकोडिंग के करेक्टर सेट में हमारे पास बेसिकली अपर केस अल्फ़ाबेट्स, लोअर केस अल्फ़ाबेट्स, नंबर करेक्टर्स एंड करेक्टर्स लाइक प्लस एंड स्लैश एंड फाइनली एंड पे इक्वल करेक्टर होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर पैडिंग. बेस 64 यूआरएल इनकोडिंग मॉडिफाइड वेरिएंट है बेस 64 का जिसको यूज़ किया जाता है फॉर यूआरएल फॉर्मेट. ये सिमिलर है बेस 64 की तरह का ही बट यूज़ करता है डिफरेंट नॉन अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स और इसमें जो पैडिंग है उसको ऑमिट कर दिया जाता है. नेक्स्ट वी हैव अनदर पॉपुलर इनकोडिंग मेथड दैट इज हेक्स इनकोडिंग और हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल इनकोडिंग एक वे है जिसमें करेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बेस 16 फॉर्मेट में जहाँ पे करेक्टर्स रेंज कर सकते हैं फ्रॉम 0 to F. हेक्स इनकोडिंग ज़्यादा स्पेस लेता है एंड इज़ लेस एफिशिएंट एज कम्पेयर टू बेस 64, लेकिन ये प्रोवाइड करता है एक ज़्यादा ह्यूमन रीडेबल इनकोडिंग स्ट्रिंग. हेक्स इनकोडेड जो है वो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं जब हम जहाँ पे लाइक ये बेस 64 से ज़्यादा यू कैन से उसके जितना एफिशिएंट तो नहीं है लेकिन ये उससे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट वी हैव यूआरएल इनकोडिंग. यूआरएल इनकोडिंग इज़ अ वे ऑफ कन्वर्टिंग करैक्टर्स इनटू अ फॉर्मेट जो ज़्यादा आसानी से इंटरनेट पे ट्रांसफ़र हो सके. हर करैक्टर जो यूआरएल इनकोडेड स्ट्रिंग में है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय इट्स डिजाइनेटेड हेक्स नंबर एंड इसको प्रीसीड किया जाता है बाय अ परसेंटेज symbol. You can read about these encodings from their Wikipedia pages. I'll make sure to drop the link in the description box. Okay, next we have session management. ओके ऐसा क्यों होता है कि जब हम बार बार अपना ईमेल टैब क्लोज कर रहे होते हैं एंड हर दफ़ा आपको आपका सेशन वहीं से मिलता है, आपको बार बार लॉग इन नहीं करना पड़ता. इट्स बिकॉज के वेबसाइट आपके सेशन को याद रखती है. सेशन मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो सर्वर को अलाउ करता है कि वो मल्टीपल रिक्वेस्ट हैंडल कर सके फ्रॉम द सेम यूज़र बगैर यूज़र से बार बार कहे कि वो लॉग इन हो. वेबसाइट्स हर एक यूज़र का जो भी लॉग्ड इन यूज़र है उसके सेशन को मेंटेन रखती हैं और एक नया सेशन उसके लिए क्रिएट करती हैं जब भी वो वेबसाइट में लॉग इन करता है. किस तरह से सर्वर क्या करता है, वो एक सेशन आईडी असाइन करता है हमारे ब्राउज़र के लिए जो एज आ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वर्क करती है. सेशन आईडी यूजुअली लॉन्ग एंड अनप्रेडिक्टेबल सीक्वेंस होता है एंड इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि कोई भी इसे गेस नहीं कर सकता. जब भी हम लॉग आउट करते हैं सर्वर हमारे सेशन को एंड कर देता है एंड सेशन आईडी रिवोक कर देता है. वेबसाइट हमारे सेशंस को पीरियडिकली एंड कर देती है अगर हम मैनुअली लॉग आउट ना भी करें.
इसके अलावा HTTP कुकीज़ को भी यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर वेबसाइट्स कुकीज़ यूज़ करती हैं टू कम्युनिकेट सेशन इन्फॉर्मेशन इन HTTP रिक्वेस्ट। कुकीज़ क्या होती हैं? HTTP कुकीज़ स्मॉल पीस ऑफ डेटा होती हैं जो वेब सर्वर्स हमारे ब्राउज़र को सेंड करता है। जब भी हम किसी वेबसाइट में लॉग इन करते हैं, सर्वर हमारे लिए एक सेशन क्रिएट करता है एंड सेशन ID सेंड करता है हमारे ब्राउज़र को एज अ कुकी। कुकी रिसीव करने के बाद हमारा ब्राउज़र उसे स्टोर करता है एंड जो भी हम रिक्वेस्ट सेंड करें सेम सर्वर को, वो हर रिक्वेस्ट में हमारी कुकीज़ ऐड करता है। इस तरह से सर्वर को पता चलता है कि ये एक स्पेसिफिक यूज़र है जो कम्युनिकेट कर रहा है। जब एक किसी सेशन के लिए कुकी जनरेट हो जाती है, सर्वर उसे ट्रैक करता है एंड उस कुकी को यूज़ करता है टू वैलिडेट योर आइडेंटिटी। फाइनली फिर जब हम लॉग आउट करते हैं, सर्वर हमारी सेशन कुकी को इनवैलिडेट कर देता है ताकि इसे दोबारा यूज़ ना किया जा सके सेम कुकी को। एंड फिर नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा लॉग इन करते हैं, सर्वर एक नया सेशन क्रिएट करता है, एक नई एसोसिएटेड सेशन कुकी हमें असाइन कर दी जाती है। नेक्स्ट वी हैव टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन में क्या था कि सर्वर हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा था एंड यूज़ कर रहा था सेशन ID हमारी आइडेंटिटी को वैलिडेट करने के लिए। जबकि टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, सर्वर डायरेक्टली हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है टोकन के अंदर, बजाय इसके कि हमारी इंफॉर्मेशन सर्वर साइड पे स्टोर की जाए एंड एक सेशन ID को यूज़ करते हुए उसे क्वेरी किया जाए। टोकन अलाउ करता है सर्वर को कि वो हमारी आइडेंटिटी को डिड्यूस कर सकता है टोकन को डीकोड करते हुए। इस तरह से एप्लीकेशंस को बार बार सेशन इंफॉर्मेशन सर्वर साइड पे स्टोर एंड मेंटेन नहीं करनी पड़ती। लेकिन इसका एक रिस्क है इन टोकन्स का कि अगर सर्वर यूज़ कर रहा है इंफॉर्मेशन जो टोकन के अंदर है यूज़र आइडेंटिटी को डिटरमिन करने के लिए, तो क्या यूज़र्स मॉडिफाई नहीं कर सकते इस टोकन को? अगर टोकन के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है तो क्या इन टोकन्स को सर्वर मैनिपुलेट या फोर्ज नहीं कर सकता? अगर कर सकता है तो किस तरह से हम अपने टोकन्स की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? टोकन फोर्जरी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ एप्लीकेशंस अपने टोकन्स को इनक्रिप्ट कर देती हैं या इनकोड करती हैं ताकि इन्हें सिर्फ एप्लीकेशन या दूसरी ऑथराइज्ड पार्टीज ही रीड कर सकें। अगर यूज़र टोकन के कंटेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा तो वो उससे टैम्पर भी नहीं कर पाएगा। इनक्रिप्ट करना या इनकोड करना एक टोकन को कम्प्लीटली तौर पर टोकन फॉर्जरी को प्रिवेंट नहीं भी किया जा सकता, लेकिन देयर आर वेज जिनको यूज़ करते हुए अटैकर टैम्पर कर सकते हैं इनक्रिप्टेड टोकन को, इवन इफ उससे टोकन के कंटेंट समझ में नहीं भी आ रहे, बट इट इज़ अ लॉट मोर डिफिकल्ट देन टैम्परिंग विद अ प्लेन टेक्स्ट टोकन। इसके अलावा एक और हमारे पास रिलायबल वे है टोकन की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने का, दैट इज कि टोकन को साइन इन किया जाए एंड वेरीफाई किया जाए टोकन सिग्नेचर को जब भी वो डेस्टिनेशन सर्वर पे आए। सिग्नेचर्स क्या है? सिग्नेचर्स को यूज़ किया जाता है जब हमने एक पीस ऑफ डेटा की इंटेग्रिटी को वेरीफाई करना है। ये स्पेशल स्ट्रिंग्स होती हैं जिनको जनरेट किया जाता है, सिग्नेचर्स को जनरेट किया जाता है, लेकिन तभी जब आपको सीक्रेट की का पता है। सिंस देयर इज नो वे ऑफ जनरेटिंग अ वैलिड सिग्नेचर विदाउट अ सीक्रेट की, अगर आपको सीक्रेट की का नहीं पता तो आप सिग्नेचर को ना जनरेट कर सकते हैं ना उसे टैम्पर कर सकते हैं, एंड उस सीक्रेट की का सिर्फ सर्वर को पता होता है। एक वैलिड सिग्नेचर सजेस्ट करता है कि टोकन जो है वो प्रॉबेबली ना तो क्लाइंट साइड पे अल्टर हुआ है और ना ही थर्ड पार्टी ने उससे अल्टर किया है। एक वैलिड सिग्नेचर इस बात को प्रूव करता है कि ये टैम्पर या अल्टर नहीं हुआ सिग्नेचर। ऑल्दो जो इम्प्लीमेंटेशंस एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस की वो वेरी कर सकती हैं कि किस एप्लीकेशन ने किस तरह से प्रोटेक्ट सिग्नेचर्स को अप्लाई की है, लेकिन जो टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन की वर्किंग है दैट यूजुअली वर्क्स दिस वे कि सबसे पहले यूज़र लॉग इन करता है अपने क्रेडेंशियल्स के साथ, सर्वर उसके क्रेडेंशियल्स को वैलिडेट करता है एंड प्रोवाइड करता है यूज़र को विद अ साइन टोकन। सर्वर सेंड करता है उस टोकन को हर रिक्वेस्ट के साथ टू प्रूव देयर आइडेंटिटी। जब सर्वर को टोकन रिसीव हो जाता है तो सर्वर रीड करता है यूजर की आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द टोकन एंड रिस्पॉन्ड करता है उसे विद कॉन्फिडेंशियल डेटा। नेक्स्ट वी हैव JWT, जेसन वेब टोकन्स। ये एक और कॉमनली यूज टाइप है ऑथेंटिकेशन टोकन्स की। इनकी बात करें तो JWT के 3 कंपोनेंट्स हैं, हेडर, पेलोड एंड सिग्नेचर। हेडर आइडेंटिफाई करता है एल्गोरिदम को कि आइडेंटिफाई करता है कि इस एल्गोरिदम को यूज करते हुए सिग्नेचर जनरेट किया गया। ये बेसिकली एक base64 URL इनकोडेड स्ट्रिंग होती है जो कंटेन करती है एल्गोरिदम नेम। नेक्स्ट हमारे पास पेलोड है।
पेलोड सेक्शन कंटेन करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स आइडेंटिटी। ये सेक्शन जो है ये भी बेस 64 यूआरएल इनकोडेड होता है बिफोर बीइंग यूज्ड इन द टोकन। फाइनली हमारे पास देन सिग्नेचर है। सिग्नेचर सेक्शन वैलिडेट करता है कि यूजर ने टोकन को टैम्पर नहीं किया। इसको बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है हेडर एंड पेलोड को कंकैटिनेट करते हुए, देन इसे साइन किया जाता है विद द एल्गोरिथम जो हेडर में स्पेसिफाइड है एंड अ सीक्रेट की। इसको बेसिकली जनरेट किया जाता है विद HS256 एल्गोरिथम यूजिंग द सीक्रेट की। नेक्स्ट JWT दो एक सिक्योर वे प्रोवाइड करते हैं यूजर को आइडेंटिफाई करने का, बट ओनली इफ दे आर इम्प्लीमेंटेड करेक्टली। जब भी टोकन अराइव होता है सर्वर पे, सर्वर वेरीफाई करता है कि टोकन टैम्पर तो नहीं हुआ, उसका सिग्नेचर चेक करते हुए क्या सिग्नेचर करेक्ट है। सर्वर डिड्यूस कर सकते हैं यूजर की आइडेंटिटी को बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन जो पेलोड सेक्शन में है। एंड सिंस यूजर के पास सीक्रेट की एक्सेस नहीं होती तो वो पेलोड को अल्टर भी नहीं कर सकता, ना ही खुद से टोकन को साइन कर सकता है। लेकिन अगर JWTs को इनकरेक्टली इंप्लीमेंट किया गया है तो देयर आर अ नंबर ऑफ वेज जिनको अटैकर यूज कर सकता है उन सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को बाईपास करके एंड टोकन्स को फोर्ज कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव सेम ऑरिजिन पॉलिसी SOP। SOP क्या है? बेसिकली ये एक रूल है जो रिस्ट्रिक्ट करता है कैसे एक ऑरिजिन का स्क्रिप्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं दूसरे ऑरिजिन के रिसोर्सेज के साथ। यानी हमारे पास दो पेजेस हैं, पेज A एंड पेज B। क्या पेज A का स्क्रिप्ट एक्सेस कर सकता है पेज B के रिसोर्सेज को? वो उसको तभी एक्सेस कर सकते हैं अगर वो सेम ओरिजिन के होंगे। ये रूल प्रोटेक्ट करता है मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस को एंड प्रिवेंट करता है कई कॉमन वेब वल्नरेबिलिटीज को। दो URLs उनका सेम ओरिजिन तभी हो सकता है अगर वो शेयर कर रहे हैं सेम प्रोटोकॉल, सेम होस्ट नेम एंड सेम पोर्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है https medium.com एंड http medium.com। क्या ये दोनों वेबसाइट सेम है, सेम ओरिजिन की हैं? इनकी पोर्ट सेम, नो पोर्ट सेम नहीं है। इनका प्रोटोकॉल डिफरेंट है एंड इनका होस्ट नेम सेम है, मीडियम सेम है, लेकिन ये HTTPS को यूज करिए, ये HTTP को यूज करिए एंड वी नो देयर आर डिफरेंट पोर्ट्स फॉर HTTPS एंड फॉर HTTP। थर्ड वेबसाइट की बात करें तो ये प्रोटोकॉल इसका पहले वाली के साथ सेम है बट होस्ट नेम इज डिफरेंट। नेक्स्ट इसकी बात करें, पहले वाली से प्रोटोकॉल सेम है, होस्ट नेम सेम है बट पोर्ट नंबर डिफरेंट। HTTPS है ये, इसकी डिफॉल्ट पोर्ट 443 है जबकि ये पोर्ट 8080 यूज कर रही है। सो नेक्स्ट अगर हमारे पास एक सिनेरियो है, अगर हम देखें फॉर एग्जांपल कि किस तरह से SOP अपना रोल प्ले करता है टू प्रोटेक्ट अस। ओके, इमेजिन करें कि आप लॉग्ड इन हैं अपनी बैंकिंग साइट में @onlinebank.com। अनफॉर्चुनेटली आप किसी मलिशियस साइट पे मलिशियस साइट पे क्लिक करते हैं attacker.com पे इन द सेम ब्राउजर। मलिशियस साइट क्या करती है? ये गेट रिक्वेस्ट इशू करती है टू onlinebank.com टू रिट्रीव योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। सिंस आप बैंकिंग साइट पे लॉग्ड इन है तो हमारा ब्राउजर ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर रहा है कुकीज़ हर रिक्वेस्ट में। जो भी हम रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं onlinebank.com को, इवन इफ वो रिक्वेस्ट एक मलिशियस साइट से जनरेट हो रही है, रिक्वेस्ट क्या कर रही है? सिंस उस रिक्वेस्ट के अंदर हमारी सेशन आईडी है तो जो सर्वर है onlinebank.com को वो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देगा, उसे HTML पेज सेंड कर देगा जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन है। तो मलिशियस स्क्रिप्ट रीड कर सकता है एंड रिट्रीव कर सकता है प्राइवेट ईमेल एड्रेसेस, होम एड्रेसेस, बैंकिंग इंफॉर्मेशन जो उस पेज के अंदर कॉन्टेन है। बट SOP क्या करता है? SOP अगर हमने यूज़ किया तो ये प्रिवेंट कर रहा है, उस मलिशियस स्क्रिप्ट को प्रिवेंट करेगा जो attacker.com पे होस्टेड है कि वो HTML डेटा ना रीड कर सके जो onlinebank.com सेंड कर रही है, या onlinebank.com को प्रिवेंट करता है कि वो कोई भी इस तरह की चीज़ दूसरी किसी भी वेबसाइट के साथ शेयर ना करे जो सेम ओरिजिन की नहीं है। तो ये उसे प्रिवेंट करता है मलिशियस स्क्रिप्ट जो पेज A पे है कि वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन एक्सेस ना कर सके जो पेज B के अंदर एम्बेड है। सो दिस इज हाउ SOP protect us. That was all. This is an end of series here, how the internet works. I hope you learned something new and this series was beneficial for you. Thank you so much for sticking to the end, and don't forget to like and comment, and so that I can know your opinions. Thank you so much. See you in the next video.